हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हमने इससे पहले क्विज बोर्ड से प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं, तो प्रैक्टिस सेट 2 आज हमारा है। अगर आपको क्वेश्चन और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। और हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पेन और पेंसिल किसके अंतर्गत आते हैं? माइक्रोमोशन, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट या फिर मल्टीमेन चार्ट। तो पेन और पेंसिल किसके अंतर्गत आते हैं? आप चाहें तो अभी इन क्वेश्चन के आंसर अपने पेपर और पेन लेकर बैठ सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं, बाद में अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और नाइट में मैं इन क्वेश्चन को टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पेन और पेंसिल किसके अंतर्गत नहीं आते हैं? तो मेरे हिसाब से तो माइक्रोमोशन होगा। आप अपना बता दीजिएगा कौन सा टिक किया आपने। प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट और मल्टीमेन चार्ट ये पेन और पेंसिल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सायकाल विधि में प्रयोग होने वाला यंत्र है। तो रक्तचाप, स्टॉप वॉच, क्रोनोमोशन, क्रोनोसाइकिल या फिर क्रोनो मोबाइल। तो सायकाल विधि में प्रयोग होने वाला यंत्र है स्टॉप वॉच, क्रोनोमोशन, क्रोनोसाइकिल या फिर क्रोनो मोबाइल। तो जैसा कि यहाँ पे पूछ रहा है सायकाल विधि में प्रयोग होने वाला यंत्र है, तो आप साइकिल और साइकिल को कनेक्ट करके समझ सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो क्रोनोसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्णय और विकल्प लेने के लिए प्रेरक कारण है संसाधन, मूल्य, मानक या फिर लक्ष्य। तो जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि मानक निर्णय के विकल्प लेने का प्रकार कभी भी नहीं हो सकता है। संसाधन हो सकता है, मूल्य हो सकता है और लक्ष्य हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता के खरीदने के निर्णयों की क्रिया को क्रम में लगाना है। तो उपभोक्ताओं के खरीदने की क्रिया को क्रम में लगाना है तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आता है खरीदने का निर्णय। नहीं, सबसे पहले आएगा यहाँ पे विकल्प दिया है, विकल्पों की तुलना, खरीदने के बाद मूल्यांकन। यहाँ पे सबसे पहले आएगा समस्या की पहचान करना, फिर उसके बाद आएगा जानकारी का पता लगाना, फिर उसके बाद आएगा विकल्पों की तुलना करना। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सबसे पहले आएगा विकल्प की समस्या पहचान करना, फिर आएगा जानकारी का पता लगाना, फिर आएगा विकल्प की तुलना करना, फिर खरीदने का निर्णय लेना, देन सबसे लास्ट में आएगा खरीदने के बाद मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बैठक के मुख्य चरण होते हैं। तो मीटिंग के मुख्य कितने चरण होते हैं? 1, 3, 6, 8। तो आई थिंक कि 3 होंगे। बैठक या फिर मीटिंग के मुख्य 3 चरण होते हैं। मीटिंग या बैठक के कौन सा चरण नहीं है, यहाँ आपको जो 3 चरण होते हैं वो पता चल जाएंगे। आप इनमें से एक को छांटिए। बैठक का आयोजन, बैठक का संचालन, बैठक का नियंत्रण या फिर बैठक का अनुसरण। तो मीटिंग या फिर बैठक के चरण नहीं हो सकता है, तो नियंत्रण नहीं हो सकता है। बैठक का आयोजन, संचालन एवं अनुसरण बैठक के 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट आते हैं चर्चा या बैठक के प्रकार होते हैं। तो क्या होता है? पैनल वार्ता, समूह साक्षात्कार, सिंपोजियम, भाषण या फिर कार्यशाला। तो आप सब बड़े अच्छे से जानते होंगे, अगर आप सब ऑप्शन को थोड़े ध्यान से देखेंगे तो आंसर बड़ी इजीली कर ले जाएंगे कि जो भाषण होता है ना वो बैठक के कभी प्रकार नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई एक हमेशा बोलते जाता है, सामने वाले को केवल सुनना होता है। तो जिस भी ऑप्शन में हम देखेंगे भाषण नहीं है, जैसे सब में 4 नंबर दिया हुआ है ना, यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। पैनल वार्ता, समूह साक्षात्कार, सिंपोजियम एवं कार्यशाला। अब हम नीचे देखते हैं क्वेश्चन। प्रजातांत्रिक विधि से किया जाता है सिंपोजियम, कार्यशाला, सेमिनार या फिर समूह साक्षात्कार। तो प्रजातांत्रिक विधि से क्या किया जाता है? सिंपोजियम, कार्यशाला, सेमिनार या फिर समूह साक्षात्कार। तो प्रजातांत्रिक विधि से
प्रजातांत्रिक विधि से समूह साक्षात्कार किया जाता है। मैं खुद भी इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। प्रजातांत्रिक विधि से समूह साक्षात्कार किया जाता है। सिंपोजियम वो होता है जिसमें किसी आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी विशेष समस्या पर लोगों को जागरूक करने के लिए डैश किया जाता है। तो किसी विशेष समस्या पर लोगों को जागरूक करने के लिए सम्मेलन किया जाता है, सिंपोजियम करवाया जाता है या फिर अभियान चलाया जाता है। तो किसी विशेष समस्या पर लोगों को जागरूक करने के लिए हमेशा अभियान चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक विषय पर आयोजित किया जाता है सम्मेलन, सिंपोजियम, सेमिनार या फिर साक्षात्कार। तो किसी एक विषय पर अगर हम कोई कुछ आयोजित करते हैं तो उसे हम सेमिनार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांव में किसान सूचना प्राप्त करते हैं तो अखबार से, पोस्टर से, बोर्ड से या फिर रेडियो से। तो गांव में बहुत ही ईजिली क्या हमें मिल सकता है, तो वो है रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही विषय पर कई वक्ताओं से अलग अलग बिंदुओं पर भाषण करवाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे ही सिंपोजियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 3 लोग किसी एक विषय के पक्ष विपक्ष पर वाद विवाद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। 2 या 3 लोग किसी विषय पर पक्ष या विवाद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वाद विवाद, सेमिनार, सम्मेलन या फिर सिंपोजियम। सिंपोजियम तो हमने अभी देखा ना कि एक ही विषय पे कई वक्ताओं से अलग अलग बिंदुओं पर भाषण करवाया जाता है, उसे सिंपोजियम बोलते हैं। सम्मेलन और सेमिनार हमने देख ही लिया है, किसी एक विषय पर चर्चा को सेमिनार बोलते हैं, और सम्मेलन भी हमने इससे पहले देख लिया है, यहाँ होगा वाद विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यशाला क्या है, व्यक्तिगत समूह संपर्क विधि, जन संपर्क विधि या फिर कुछ कोई नहीं। तो कार्यशाला पर भेंट क्या कहलाएगा, तो कार्यशाला पर भेंट समूह संपर्क विधि कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्टर प्रयोग करने का उद्देश्य है रुचि जागृत करना, जानकारी पैदा करना या फिर प्रेरित करना। तो पोस्टर प्रयोग करने का उद्देश्य है सभी, रुचि, जानकारी एवं प्रेरित तीनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्शियन ब्लू डैश होता है, सोडियम सल्फेट कोयला एवं सोडा ऐश का मिश्रण होता है, बोरियम सल्फेट एवं कॉपर सल्फेट का मिश्रण होता है, पोटेशियम फेरोसिनाइड एवं आयरन सल्फेट का मिश्रण होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्शियन ब्लू पोटेशियम फेरोसिनाइड एवं आयरन सल्फेट का मिश्रण होता है। इंडिगो नील प्राप्त किया जाता है। इंडिगो नील किससे प्राप्त किया जाता है, खनिज पदार्थों की सहायता से, कोल तार के रंगों से, नील के पौधों से या फिर उपरोक्त सभी से। तो इंडिगो नील प्राप्त किया जाता है, किससे किया जाता है, खनिज पदार्थ के पौधों की सहायता से या फिर नील के पौधों की सहायता से, नील के पौधों की सहायता से इंडिगो नील के पौधों से प्राप्त किया जाता है। पर्शियन ब्लू की खोज हुई थी 10वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में या फिर 19वीं शताब्दी में। तो पर्शियन ब्लू की खोज हुई थी 18वीं शताब्दी में। सर्वाधिक सुरक्षित एवं प्रचलित नील है इंडिगो नील, एनिलीन, अल्ट्रामेरिन नील या फिर पर्शियन ब्लू नील। तो सर्वाधिक सुरक्षित एवं प्रचलित नील कौन सी है, अल्ट्रामेरिन नील सर्वाधिक सुरक्षित एवं प्रचलित नील होती है, अल्ट्रामेरिन नील। एनी नील है कृत्रिम विधि से तैयार नील, नील के पौधे से प्राप्त नील, खनिज पदार्थों की सहायता से प्राप्त किया जाता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एनी नील क्या है, कृत्रिम विधि से तैयार नील। एनी नील कृत्रिम विधि से तैयार नील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नील का उपयोग किया जाता है रंगीन वस्त्रों पे, सफ़ेद वस्त्रों पे, क्रीम रंग के वस्त्रों पे या फिर उपयुक्त सभी पे। तो नील का उपयोग सफ़ेद वस्त्रों पे किया जाता है। चावल के स्टार्च के कण होते हैं, बड़े होते हैं तथा वस्त्र पर अत्यधिक कड़ापन लाते हैं, मध्यम होते हैं, वस्त्र की रचना के लिए उपयुक्त होते हैं, सूक्ष्म होते हैं तथा वस्त्र पर वांछित कड़ापन एवं नमनीयता लाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चावल के स्टार्च के कण सूक्ष्म होते हैं तथा वस्त्र पर वांछित कड़ापन एवं नमनीयता लाते हैं।
अरारोट का स्टार्च प्राप्त किया जाता है चावल से, मक्का से, एक विशेष प्रकार के पौधे के जड़ से या फिर साबूदाने से। तो अरारोट का स्टार्च प्राप्त किया जाता है एक विशेष प्रकार के पौधे के जड़ से। निम्न में से खनिज तत्वों से प्राप्त किए जाते हैं। तो निम्न में से खनिज तत्वों से कौन सा नील प्राप्त किया जाता है? तो एनिलीन, इंडिगो नील, अल्ट्रामेरिन नील या फिर पर्शियन ब्लू नील। तो खनिज तत्वों से अल्ट्रामेरिन नील प्राप्त किए जाते हैं। नील श्वेत रेशमी वस्त्रों पर डैश जाता है, तो लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता, कभी कभी लगाया जाता है या कोई नहीं। तो श्वेत रेशमी वस्त्रों पे नहीं लगाया जाता। नील हमेशा श्वेत सूती वस्त्रों पे लगाया जाता है। यह नील जल में पूर्णतः घुलनशील है। कौन सा नील जल में पूर्णतः घुलनशील है? अल्ट्रामेरिन नील, एनिलीन, इंडिगो नील या फिर पर्शियन ब्लू। तो कौन सा नील जल में पूर्णतः घुलनशील है? तो एनिलीन नील। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, बेंजीन, पेट्रोल, एसीटोन इसके अंतर्गत आते हैं। चिकनाई घोलक, चिकनाई अवशोषक, दोनों या फिर कोई नहीं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, बेंजीन, पेट्रोल, एसीटोन दोनों होते हैं चिकनाई घोलक होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, बेंजीन, पेट्रोल, एसीटोन चिकनाई घोलक के अंतर्गत आते हैं। चिकनाई अवशोषक से धुलाई के प्रकार हैं 3, 2, 4 या फिर 6। तो चिकनाई अवशोषक से धुलाई के प्रकार होते हैं 2। शुष्क धुलाई में कितने प्रकार के प्रतिक्रमक का प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क धुलाई में 2 प्रकार के प्रतिक्रमक का प्रयोग किया जाता है। फर एवं फेल्ट वस्त्रों की धुलाई के लिए उत्तम रहता है। शुष्क धुलाई, गीली धुलाई, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो फर एवं फेल्ट के लिए वस्त्रों के लिए धुलाई के लिए शुष्क धुलाई उत्तम रहता है। शुष्क धुलाई में प्रयुक्त किया जाता है साबुन का पानी, अम्लीय प्रतिक्रमक को, वसा घोलक एवं वसा अवशोषक को, क्षारीय प्रतिक्रमक को। तो शुष्क धुलाई में प्रयुक्त किया जाता है वसा घोलक एवं अवशोषक को। चिकनाई घोलक डैश होते हैं ज्वलनशील एवं वाष्पशील। अज्वलनशील एवं वाष्पशील उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो चिकनाई घोलक दोनों ही होते हैं, ज्वलनशील एवं अज्वलनशील और वाष्पशील। नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क धुलाई की जानी चाहिए सक्रिय मुंह वाले पात्र में, चौड़े मुंह वाले पात्र में, उपरोक्त दोनों में या कोई नहीं। तो शुष्क धुलाई सक्रिय मुंह वाले पात्र में करना चाहिए। शुष्क धुलाई करने के बाद वस्त्र को सुखाना चाहिए। छायादार स्थान में 1 दिन के लिए सुखाना चाहिए। तुरंत इस्त्री की जानी चाहिए। धूप में 12 घंटे तक सुखाना चाहिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुष्क धुलाई करने के बाद वस्त्र को छायादार स्थान में 1 दिन के लिए सुखाना चाहिए। चिकनाई अवशोषक द्वारा वस्त्र की अच्छी धुलाई हो जाती है। वस्त्र केवल चिकनाई युक्त दाग धब्बे ही हटा पाते हैं। संपूर्ण वस्त्र को साफ किया जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चिकनाई अवशोषक द्वारा वस्त्र के केवल चिकनाई युक्त दाग धब्बे ही हट पाते हैं। संपूर्ति आय है वेतन प्राप्ति, पापड़ बनाना, शेयर, मजदूरी। तो संपूर्ति आय क्या है? तो पापड़ बनाना संपूर्ति आय में आता है। सामुदायिक संसाधन है रेलवे सुविधा, घर, ऊर्जा एवं कौशल। तो सामुदायिक संसाधन है रेलवे सुविधा, ये ऑलरेडी पहले से टिक है। घर, ऊर्जा एवं कौशल ये सामुदायिक संसाधन में नहीं आते हैं। एंजिल लॉ में भोजन का वर्णन है। तो एंजिल लॉ में भोजन का वर्णन कौन सा है? तो 60, 55 एवं 50 होता है। किसी एक प्रकार की आय व्यय के वास्तविक ब्यौरे को कहते हैं आंशिक बजट, वास्तविक बजट, घाटे का बजट या फिर औसत बजट। तो किसी एक प्रकार के आय व्यय के वास्तविक ब्यौरे को वास्तविक बजट कहते हैं। जीपीएफ को कब अनिवार्य बजट के अंतर्गत कर दिया गया? 1960, 1965, 1990 या फिर 1980। तो जीपीएफ को 1965 में एक अनिवार्य बजट के अंतर्गत कर दिया गया था। मानवीय संसाधन है। तो मानवीय संसाधन कौन सी है? इच्छा कौशल, घर, बैंक या फिर डाकखाना। तो मानवीय संसाधन इच्छा कौशल है, घर, बैंक एवं डाकखाना नहीं है। पेन और पेंसिल के अंतर्गत नहीं आता है माइक्रो मोशन, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट या फिर मल्टीमैन चार्ट। तो पेन और पेंसिल के अंतर्गत माइक्रो मोशन नहीं आते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, सायकाल विधि में प्रयोग होने वाला यंत्र है। तो सायकाल विधि में क्या प्रयोग होने वाला यंत्र है? स्टॉपवॉच, क्रोनोमोशन, क्रोनोसाइकिल या फिर क्रोनोमोबाइल। तो सायकाल विधि में प्रयोग होने वाला यंत्र है क्रोनोसाइकिल। बैंक किस भाषा का शब्द है? ग्रीक, ब्रिटेन, जर्मन या फिर इटालियन। तो बैंक इटालियन भाषा का शब्द है। आज हमने लगभग 40 या फिर 42 क्वेश्चन किए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।